हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं और ये है क्लास 12th की हिस्ट्री है और चैप्टर 7 है हमारा विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए हम बारीकी से समझते हैं इस टॉपिक को और ये चैप्टर्स को। ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ामों में, अक्सर इनमें से कई क्वेश्चंस देखने को ज़रूरी मिलता है। आप देख रहे हैं ये 5 क्वेश्चन है शुरू के, और ऐसे ही कई सारे और भी क्वेश्चन दिया हूँ मैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो हो सकता है कि इस चैप्टर का कई पार्ट्स बने, फिलहाल ये पहला पार्ट है और चलिए हम देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी के ऊपर बनता है। ठीक है। और काफ़ी बार पूछा जाता है इनके ऊपर कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी कौन थे और इनका भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है अक्सर छोटे नंबरों में। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार ब्रश की साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। आई होप छोटा हो जाए। हम्म हम्म, चलिए। तो जो क्वेश्चन है कर्नल मैकेंजी कौन थे। ठीक है। तो 1754 में अगर बात करें तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है। और यह एक इतिहासकार, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए बाद में जाकर के। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 1815 में उन्हें भारत का पहला जनरल सर्वेयर बनाया गया। भारत का पहला जनरल सर्वेयर बनाया गया, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब आपको पता ही है कि अक्सर कुछ बातें एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। तो कर्नल मैकेंजी कहाँ से थे और भारत का जनरल सर्वेयर कब बने, ये पता आपको होना ज़रूरी है। ठीक है। और वहीं पे जनरल मैकेंजी भारत का पहला सर्वेयर जनरल तो बन गए 1815 में, लेकिन उनका मृत्यु 1821 में हो गए और उस समय भी वो भारत का सर्वेयर जनरल ही थे। ठीक है। अब जब तक रहे, लगभग 5-6 साल रहे, 6 साल 6.5 साल रहे मुश्किल से। तो जब तक रहे भारत के जनरल सर्वेयर, तब तक भारतीय इतिहास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है। और कैसे निभाया ये जान लेते हैं एक बार। तो भारतीय इतिहास में निम्नलिखित इनका योगदान था। पहला योगदान क्या था ये जान लेते हैं। तो उन्होंने भारतीय इतिहास को बेहतर से समझने के लिए और उपनिवेशिक शासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किया था। ठीक है। तो पहला तो इतिहास में उनका ये योगदान था। ठीक है। दूसरा, हम्पी के खंडहरों को मैकेंजी द्वारा ही 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया था। अब हम्पी के खंडहर के बारे में बता दूं तो हमारा जो विजयनगर साम्राज्य है उसका राजधानी हम्पी था। और हम्पी में जितने भी खंडहर मिले हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण, उनके खोज में मैकेंजी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ठीक है। उन्हीं के द्वारा 1800 में इसको प्रकाश में लाया गया था। ठीक है। यानी लोगों की नज़रों में लाया गया था। और शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए, विजयनगर साम्राज्य है ना, इसके इतिहास को फिर से बनाने के लिए मैकेंजी ने क्या किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है, ठीक है, उनके पुजारी के जो याददाश्त था, यादें थी, ठीक है, जो उनके पूर्वजों ने जो कहा था बाती, ठीक है, उन यादों के आधार पे और पंपा देवी के मंदिर और कई शिलालेखों और मंदिरों और विदेशी यात्रियों के खातों, ठीक है, इन सब का प्रयोग किया ताकि विजयनगर साम्राज्य का इतिहास बनाया जा सके। इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए अन्य साहित्य जैसे स्रोत भी हम्पी के खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इस तरह से भारतीय इतिहास को समझने में हमें जो इतना आसानी हो रहा है, वो इतिहास को बनाया जो, ठीक है, भारतीय इतिहास को पुनर्गठन किया, पुनर्निर्माण किया, तो इसमें कहीं न कहीं सर्वेयर जनरल जो थे हमारा मैकेंजी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि अब पढ़ लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा
विजयनगर की भौगोलिक संरचना और वास्तुकला पर टिप्पणी करें। विजयनगर के भौगोलिक संरचना जो देख रहे हैं, ठीक है, इसका सबसे पहले जिक्र हमें करना पड़ेगा और उसके बाद विजयनगर के जो वास्तुकला है, वास्तुकला से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या है। तो वास्तुकला हम उन सब चीज़ों को कह सकते हैं, शामिल कर सकते हैं जो मनुष्य ने विशिष्ट शैली के द्वारा किसी चीज़ का निर्माण किया है, जैसे कि घर, इमारतें, मंदिर, ठीक है, और इसी प्रकार की कई प्रकार के शिल्प वाली जो चीज़ें हैं सबको शामिल करेंगे वास्तुकला में, ठीक है। जैसे मूर्तियाँ हो गई, चित्र हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे वास्तुकला में ही शामिल किया जाएगा। जैसे गुम्बद हो जाएगा, ठीक है, जो मंदिर वगैरह का शिखर बनता है वो हो गया, ये सारे के सारे वास्तुकला होगा, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध स्थल में आपने देखे होंगे कि जो कलाकृतियाँ जो थी वो सारे के सारे वास्तुकला है। फिलहाल हम विजयनगर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम कि इसकी भौगोलिक विशेषता क्या था, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और विशाल साम्राज्य था। आप देख रहे होंगे कि ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और भारत का जो दक्षिण भारत जो था ना, तो विजयनगर कर्नाटक में कहीं ना कहीं पड़ता है। कर्नाटक में काफ़ी बड़ा हिस्सा को कवर करता था विजयनगर। तो दक्षिण भारत का सबसे जो सम्मानित अगर कोई साम्राज्य था, शानदार साम्राज्य था, तो वो था विजयनगर, ठीक है। इतना आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैप में। इस इस साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही अच्छा था। मतलब विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन इतना अच्छा था कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश रहते थे, ठीक है। और इसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक है। और एक चीज़ और, विजयनगर साम्राज्य के शासक को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय। और यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली शासक जो थे विजयनगर के, तो वो थे कृष्णदेव राय। और आपको मैंने बता दिया था कि शासक को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। तो शासक के पीछे नाम क्या ऐड कर दिया गया है? राय, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो जब तक उनका कार्यकाल था, मतलब कृष्णदेव राय का, तो उस दौरान में क्या था कि साम्राज्य ने अपनी बड़े ऊंचाइयों को छुआ, अपनी गरिमा को छुआ। मतलब ये साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था, काफ़ी विकास किया और काफ़ी फला फूला ये साम्राज्य, ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम में, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे बातें समझ में अभी तक आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं थोड़ी सी आगे की बातें। लगभग 225 के बाद, ठीक है, यानी 225 कितना होगा? 225 वर्ष, ठीक है। लगभग इतने समय के बाद 1565 में विजयनगर राज्य को भारी पराजय हुआ, काफ़ी बड़ा हार हुआ, ठीक है। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का अक्सर आप पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध चलता रहता था, ठीक है। और 1565 में इनका एक बहुत बड़ा हार हुआ, ठीक है। और इस हार के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो राजधानी था ना, उसको जला दिया गया, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी तक घटने लगा और 17वीं शताब्दी में यह साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि विजयनगर साम्राज्य का एक छोटा समय परिचय देने की कोशिश किया था मैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि इसकी वास्तुकला समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। एक बार इसकी वास्तुकला हम समझ लेते हैं। तो वास्तुकला में हम समझ लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक बेसिन पर स्थित था, ठीक है। तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक बेसिन पर स्थित होने का मतलब क्या है, ये जानना जरूरी है आपको। तो देखो, ये है हमारा साउथ इंडिया, ठीक है, मतलब दक्षिणी भारत, ठीक है। और दक्षिणी भारत का जो ये हिस्सा है, ये है कर्नाटक। और कर्नाटक में ही एक प्रकार का, मतलब कर्नाटक को ही हमने विजयनगर साम्राज्य कह दिए। और विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो नदी था तुंगभद्रा नदी, वो पूर्वोत्तर दिशा में बहता था। किस दिशा में बहता था? पूर्वोत्तर दिशा में बहता था, ठीक है।
और तुंगभद्रा नदी की अगर बात करें तो जो नदी है ना, ठीक है, नदी आसपास की जगह पे मिट्टी छोड़ जो देता है उसको बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिन, जिसे हिंदी में डेल्टा कहा जाता है। और इसी तुंगभद्रा नदी के आसपास ही ये बसा था, उसके बेसिन पर बसा था ये साम्राज्य, ये नगर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बार फिर से मैं बता दूंगा, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के प्राकृतिक बेसिन पर स्थित था, जो उत्तर पूर्व दिशा में बहता था। उत्तर पूर्व मतलब ये, ठीक है, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, और दोनों के बीच में जो दिशा होता है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, और दोनों के बीच में जो जगह है वो उत्तर पूरब हुआ। तो उत्तर पूरब दिशा में तुंगभद्रा नदी बहता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यह साम्राज्य शुष्क क्षेत्र में पड़ता था। शुष्क मतलब सूखा, मतलब इस क्षेत्र में पानी बहुत ही कम होता था। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा भूगोल आपको पता होगा तो, ये भारत है, और भारत की इस दिशा में आप देखोगे तो पश्चिमी घाट है, पर्वत श्रेणियाँ है। ठीक है, और इस क्षेत्र में भी पर्वत श्रेणियाँ है। ठीक है, अब क्या होता है कि बादल इधर से उड़ता है, ठीक है, और इस दिशा में बहता है, जो आप देख रहे होंगे साइन करके, और इस पहाड़ से ना ये टकरा जाते हैं। ठीक है, तो बारिश सारा के सारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, और कुछ बचा तो वो ऊपर ऊपर चला जाता है, इस पहाड़ के ऊपर ऊपर से चला जाता है, और कुछ ये अपना रास्ता बदल लेता है। तो इस एरिया में ना बारिश नहीं होता है। ठीक है, तो बारिश बहुत कम होता है, इसी की वजह से ये एरिया क्या कहलाया? शुष्क एरिया कहलाया, मतलब जहाँ पे पानी की अक्सर कमी बनी रहती है। तो वही है, यह साम्राज्य शुष्क क्षेत्र में पड़ता है, जिससे पानी की दिक्कत रहती है हमेशा। ठीक है, और इसीलिए शहर के लिए बारिश के पानी को संग्रहण करने की कोई कई व्यवस्थाएं की गई थी। यानी विजयनगर जो साम्राज्य है, ठीक है, ये यहाँ पर पानी की अक्सर दिक्कत बनी रहती है। तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे कई सारे तालाब वगैरह बनाया गया था। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है, एग्जाम्पल जो है, वो कमलापुरम टैंक का है। कमलापुरम टैंक या कमलापुरम हौज, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तो भाई वहाँ पे टैंक बना गया था। ठीक है, जिसे कहा गया कमलापुरम टैंक। ठीक है, लेकिन नदी भी था वहाँ पे, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी भी है वहाँ पे। तो नदी को पानी को शहर तक लाने के लिए, ठीक है, क्या किया गया था? तो नहर की खुदाई किया गया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिरिया नहर की। ठीक है, हिरिया नहर के पानी का उपयोग सिंचाई और संचार के लिए किया जाता था। संचार मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने जाने के लिए, परिवहन करने के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए इस नहर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी और इनसे मिलने वाली कई अनेक जलधाराओं पर बांध और हौज बनाया गया था। ठीक है, मतलब तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी जो है ना, इससे मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर कई सारे बांध और हौज बनाया गया था, ताकि जल आपूर्ति किया जा सके और जल की कमी को दूर किया जा सके। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए था आपको। और एक फारस के एक राजदूत है। ठीक है, फारस के एक राजदूत की अगर बात करें तो उनका नाम था अब्दुर रज्जाक। ठीक है, शहर के किलेबंदी से प्रभावित होकर, ठीक है, उन्होंने किला की 7 पंक्तियों का वर्णन किया था। ठीक है, मतलब जो रज्जाक जो थे ना, ठीक है, उन्होंने विजयनगर के किलेबंदी की बात किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि शहर को किलेबंद किया गया है चारों ओर से, और वो 7 पंक्तियों में ये विभाजित किया गया था, मतलब इस पंक्तियों को। ठीक है, और शहर के साथ साथ इसमें किस किस चीज़ को किलेबंदी में शामिल किया गया था? तो कृषि क्षेत्र को, यानी कृषि करने वाले भूमि को, वनों को भी शामिल किया गया था। यानी कि ये मेरा एक शहर है, ठीक है, तो शहर के चारों ओर मैंने क्या कर दिया? शहर के, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे मेरा ये शहर है, ठीक है, और इस शहर को सुरक्षित रखने के लिए विजयनगर के शासकों ने चारों ओर से क्या कर दिया? किलेबंदी कर दिया। और फिर क्या किया कि इसमें तो एक शहर तो है ही है, ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर भूमि भी है, जहाँ पे किसान खेती कर सकता है। ठीक है, और किसान के जो फसल है वो उसका सुरक्षित रहे दुश्मन देशों से। तो ये फसल है, और बाद बाकी
इसी के अंदर जंगल उंगल सब कुछ था, ठीक है। जंगल भी इसी किलेबंद के अंदर था। तो इस तरह से क्या था कि मतलब ये शहर के अंदर 3 चीज़ों को शामिल किया गया था मुख्य रूप से। एक पहला तो शहर, ठीक है, जो आप देख रहे हैं। दूसरा भूमि और तीसरा जंगल। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, आम लोगों के घरों में बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। मतलब विजयनगर शहर के बारे में जो साक्ष्य हम जुटाना चाह रहे थे, तो आम जो घर थे, आम लोगों के घर जो थे, वहाँ पे साक्ष्य बहुत ही कम मिला है। हम पुर्तगाली यात्री बारबोसा के लेखन से आम लोगों के घरों के बारे में हम जान पाए हैं, और उनके उनके घरों से ही कई सारी चीज़ें मिली है जो हम नॉर्मली पता कर पाए हैं उस समय के समाज के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है विजयनगर की भौगोलिक संरचना और वास्तुकला पर टिप्पणी करें, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं अमरनायक प्रणाली। ये अमरनायक प्रणाली बहुत ही दमदार क्वेश्चन बनता है और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको किसी भी हालत में लीव ना कीजिए और एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो एक बार सही से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अमरनायक प्रणाली क्या होता है तो जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और शानदार साम्राज्य था। ये ना मैं विजयनगर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ शुरू तक, ठीक है, ताकि इसका हेडिंग बन सके। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और शानदार साम्राज्य था। इस साम्राज्य का प्रशासन बहुत ही अच्छा था और इसके लोग भी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, और इसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर, ठीक है, और बुक्का ने किया था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है इतना। थोड़ा सा और जान लेते हैं हम। और विजयनगर की अगर बात करें, ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे, और उनका कार्यकाल जब तक रहा उनका साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों को छुआ, अपनी महिमा को छुआ, ठीक है। और अब जान लेते हैं विजयनगर प्रशासन जो है वो सुचारू रूप से जो चल रहा था, इसमें बहुत बड़ा जो योगदान था ना वो था अमरनायक प्रणाली का। किस प्रणाली का? अमरनायक प्रणाली का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण जो खोज माना जाता है वो अमरनायक प्रणाली को ही माना जाता है। चलिए हम थोड़ा सा बारीकी से इसकी विशेषता जानते हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित थी, और सबसे पहले जान लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार अमर शब्द जो है उसका उद्भव संस्कृत के समर से हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और समर का अर्थ लड़ाई या युद्ध होता है, और जाहिर सी बात है अमरनायक जो थे वो युद्धों में भाग लेते थे, वो युद्ध करते थे, लड़ते थे राजा के लिए, ठीक है। तो समर जो संस्कृत से उभरा है, मतलब संस्कृत शब्द का जो समर है उससे अमर शब्द निकला है एक मान्यता के अनुसार, ठीक है। और ये है ना वो फारसी शब्द, फारसी भाषा के अमीर से भी निकला है ये, ठीक है। और अमीर का अर्थ होता है उच्च कुल के लोग, उच्च पद के लोग, ठीक है, जो अमीर हो, संपन्न हो। तो कहीं ना कहीं ये जो अमीर है और समर है, ठीक है, दोनों ही अमरनायक प्रणाली को, अमर शब्द को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जान लेते हैं अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है, ठीक है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये अमरनायक प्रणाली है ना, ये कई मामलों में दिल्ली सल्तनत का एक एकता प्रणाली जो था, ठीक है, एकता प्रणाली से मिलता जुलता है, ठीक है। कौन सी प्रणाली? तो अमरनायक प्रणाली। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अमरनायक प्रणाली दिल्ली के एकता प्रणाली से मिलता जुलता है, ठीक है। अमरनायक क्या था? तो अमरनायक की अगर बात करें तो ये सैनिक कमांडर थे। क्या थे? सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर को क्या कहा जाता है? अमरनायक। सैनिक कमांडर क्या होता है? सेनापति होता है। क्या होता है? सेनापति। तो सेनापति को क्या कहा जाता है? अमरनायक। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिससे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र में नियुक्त किया जाता था। मैं एक बार फिर से मैं पूरी तरह से समझा देता हूँ। ये अमरनायक जो है ये सैनिक कमांडर होते थे, और इन सैनिक कमांडरों को अगर बात करें
तो राजा यानी शासक जो वर्ग है, ठीक है, वो प्रशासन को सुचारू रूप से नियंत्रित रखने के लिए, चलाने के लिए अमर नायकों को नियुक्त करते थे, ठीक है। वे किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व इकट्ठा करते थे और अन्य प्रकार के भी कर इकट्ठा करते थे। यानी कि अमर नायक क्या करता था, तो किसानों से, शिल्पकारों से और व्यापारियों से क्या लेते थे, भू राजस्व। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो कर होते थे राज्य में, वो भी अमर नायक ही वसूलते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य निभाते होंगे। और वे वे राजस्व का कुछ भाग, अगर बात करें, ये जो अमरनायक थे वो राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च करते थे। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, अमरनायक जो थे ना, ठीक है, अमरनायक की अगर बात करें तो अमरनायक राजस्व का कुछ भाग ना अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च करते थे, पहला बात, ठीक है, ये पहला चीज़ है। और कुछ अश्व सेना और हाथी सेना के रखरखाव, उसके मजबूती के लिए खर्च करते थे, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो विजयनगर शासक है ना, वो पूरे दक्षिण भारत में नियंत्रण करते थे, तो ठीक है। और किस चीज़ पे खर्च करते थे, तो वो खर्च करते थे मंदिरों के निर्माण, उसके मरम्मत के लिए खर्च करते थे, ये पॉइंट 3। और सिंचाई के साधनों का निर्माण के लिए, उसके रखरखाव के लिए खर्च करते थे, 4, ठीक है। और कुछ राजा को हर साल भेंट देते थे इसमें से, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट। चलो मैं समझाता हूँ फिर से, आई होप आपको समझाने में मैं कामयाब रहूँ, क्योंकि आप सब तो इजीली समझ जाती ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं टीचरों का ही कमी होता है जो समझाने में असफल होता है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ अमरनायक प्रणाली को फिर से समझा सकूँ। देखो, तो अमरनायक की अगर बात करें, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो अमरनायक की बात करें तो अमरनायक है ना, राजस्व का कुछ भाग खर्च, राजस्व पहले इकट्ठा करते थे और राजस्व जब इकट्ठा होता था तो वो 5 जगहों पे इस राजस्व को खर्च करते थे। पहला तो ये है कि वो खुद व्यक्तिगत उपयोग के लिए खर्च करते थे राजस्व के कुछ भाग को। फिर अश्व सेना और हाथी सेना को मजबूत करने के लिए ये खर्च करते थे, ठीक है। और तीसरा अगर बात करें तो मंदिरों के निर्माण, उसका मरम्मत, रखरखाव के लिए खर्च करते थे। चौथा, सिंचाई के साधनों का निर्माण। सिंचाई का साधन क्या होता है, नहर बनाना, तालाब बनाना, ठीक है, और कुआं आदि का निर्माण करना। तो टैक्स में से अमरनायक ये खर्च करते थे। और फिर कुछ है जो अमरनायक है ना, वो कुछ भाग को राजा के लिए भेंट के रूप में हर वर्ष ले जाते थे, ठीक है। तो ये सब पूरा काम होता था किसका, अमरनायकों का, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ में आ पा रहा होऊंगा मैं। और राजा कभी कभी ना उन्हें मतलब दूसरे स्थान पर भी हस्तांतरित कर देते थे। राजा क्या करता था कि राजा को पता था कि अमरनायक अगर किसी एक क्षेत्र में अगर कई सालों तक रहेगा तो वो क्या करेगा कि एक ही क्षेत्र में रहकर, और वो हो सकता है कि अलग से अपना साम्राज्य प्रशासन स्थापित कर ले। तो राजा अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अमरनायकों का क्षेत्र अक्सर बदलता रहता था। जैसे वर्तमान समय में राज्यपालों को राष्ट्रपति राज्य बदलता रहता है, हस्तांतरण करता रहता है, ठीक है। तो अमरनायकों को भी अक्सर क्षेत्रों में बदलाव करते रहते थे ताकि अमरनायकों पर प्रभाव बना रहे राजा का, ठीक है। और और 17वीं शताब्दी में इनमें से कई अमरनायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। पता है क्यों, क्योंकि वो कई सालों तक एक ही जगह पे रहे और उस क्षेत्र में प्रभाव बना लिया, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके एक राज्य स्थापित कर लिया। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा था, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहने देते पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि विजयनगर का जो जल आपूर्ति है वो कैसे होता रहा है, उसके लिए व्यवस्था क्या किया गया है। तो अभी रहने देते, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। और ये पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, क्योंकि विजयनगर का जो जल आपूर्ति है ये अक्सर क्वेश्चन आता है। चलिए रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।